अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बार बार ये सवाल उठता है कि क्या सेम पेज पर हैं या नहीं है, और बार बार जवाब आता है कि नहीं, सेम पेज पर हैं, सेम पेज पर हैं। बारहा ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर यह लगता है कि सेम पेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तरदीद आ जाती है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जहां पर बार बार ये कहा जाता है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक ही पेज पर हैं, वो एक ही पार्टी पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन जानने वाले जानते हैं और बार बार ये सवालात उठाते हैं कि दोनों में इख्तिलाफ राय बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह हो चुका है, और ये इख्तिलाफ राय अब गालिबन इख्तिलाफ में बदल चुका है। यही वजह है कि जहां हम पहले ये देखते थे कि दोनों एक स्टेज पर मौजूद नहीं होते थे, एक मीटिंग में मौजूद नहीं होते थे, एक जलसे पर मौजूद नहीं होते थे, अब हमने ये भी देखा है कि अहम नौयत की मुलाकातों में भी दोनों एक जगह मौजूद नहीं हैं, बल्कि अहम नौयत की मुलाकातों में भी मेहमान शख्सियात को अलग अलग दोनों से मुलाकात करनी पड़ती है। मैं हालिया मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू कर रही हूँ, जिसमें अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एग्रल जो है, उन्होंने मुलाकात की मरियम नवाज से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी, और दोनों से अलग अलग मुलाकात की, जिसके बाद काफ़ी कयासराइयाँ हो रही हैं। इसमें हम PMLN के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उसका तो जिक्र करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा इसका भी जायज़ा लेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कुछ दिनों में हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर कि जो अमेरिका है वो अपोजिशन जमातों पर खासा मेहरबान दिखाई दे रहा है। क्या इसकी वजह यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट और उनके सर्द रवैये की वजह से और उनके खुल के बयान देने की वजह से अब अमेरिका PTI की हुकूमत से तमाम तर उम्मीदें ख़त्म कर चुका है, और इसलिए अब वो दोबारा से अपोजिशन जमातों के साथ गुफ्तगू कर रहा है, या फिर ये मामूल की मुलाकातें हैं? तो आइए इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पहले आपकी तरफ चलते हैं। इमरान साहब, अलग अलग मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई अमरीकी नाज़िमुल उमूर को, जबकि हम देख रहे हैं कि भाई पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, हम उनसे मिलने, दैट्स इट। अगर मरियम खुद वहाँ होती तो उनसे भी हो जाती मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि आपने जो अभी इंट्रो दिया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों अलग अलग मुलाकातों का किसी तरह की इख्तिलाफ राय से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। इख्तिलाफ तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ इख्तिलाफ राय से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो कैसे? पहली बात समझने ये है कि जो ये अमेरिका जैसे मुल्क होते हैं ना, वो ख़ास तौर पे एशिया, साउथ एशिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ना बड़ा इस बात को फैसिनेट करते हैं और बड़ा खुश होते हैं और इसका बड़ा प्राइड लेते हैं कि हम वहाँ की जो ख़वातीन पॉलिटिशियंस हैं उनको हम बड़ा सपोर्ट करते हैं, हम उनके लिए बड़ी आगे बढ़ के काम करते हैं। अब ये जो दोनों मुलाकातें हुई हैं, पहली तो बात ये है कि ये ना शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पे मुलाकात हुई है और ना मरियम नवाज़ की। इन मुलाकातों की ख्वाहिश खुद अमरीकी जो है महकमा खारजा और ये जो उनके हैं कौंसल जनरल और इनकी तरफ से ये की गई थी। लिहाजा ये नहीं है कि इन दोनों ने अलग अलग मुलाकातों का मुतालबा किया, उन दोनों ने उनसे अलग अलग मुलाकातों का किया। पहली बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की बतौर अपोजिशन लीडर और बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मरियम नवाज से उन्होंने मुलाकात की, जैसा मैंने कहा कि एक वो समझते हैं कि एक ऐसी पॉलिटिशियन अपोजिशन में जो समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में फ्यूचर में उनका एक रोल है। तो इस तरह से ये दोनों तो वो दोनों को साथ बिठा के भी तो मुलाकात हो सकती थी, तब भी वो खवातीन को सपोर्ट कर सकते थे, उसमें कोई अलग मुलाकात की क्या जरूरत है? मसला ये कि ये तो मुलाकात करने वाले की अपनी मर्जी है ना कि वो अलग अलग। उसने ये मर्जी इसीलिए अप्लाई की, उसे पता हो कि ये दोनों एक साथ खुल के बात नहीं करेंगे। नहीं, हो सकता है, ये अच्छा, हो सकता है। आपकी बात को यकसर रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो हो सकता है ना। देखिए, जैसे आप इख्तिलाफ की बात कर रही हैं, ये इख्तिलाफ मैं खुद कहता हूँ कि इख्तिलाफ राय मौजूद है, ठीक है। तो अमरीकी भी ये चाहते हो कि दोनों से अलग अलग मुलाकात करके खुल के उनकी बात सुनी और समझी जा सके। चलें हिलाली साहब से पूछ लेते हैं। हिलाली साहब जरा डिप्लोमेट भी रहे हैं, ज़ाहिर है इन चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से समझते हैं। हिलाली साहब, आप इमरान साहब के मौक़िफ़ पे क्या कहेंगे कि बहैसियत खातून उनसे अलग मुलाकात करके उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए ऐसा किया गया, या फिर ऐसे ही हम बाल की खाल उतार रहे हैं, ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं है, बस जनरली उन्होंने दोनों से मुलाकात कर ली कि ये दोनों प्रोमिनेंट लीडर्स हैं तो चलो दोनों से मुलाकात अलग अलग कर लें? इसकी टाइमिंग देखें आप, इस मुलाकात की, ये उस वक्त जाके उससे मिली है जब गवर्नमेंट और
और इदारों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, उस वक्त गई है चुन के ये मौका। दूसरी बात, कैसे गई? इसने ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया पहले मरियम के साथ। भाई अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मिलना चाहते हैं तो चलिए आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ पहले शेड्यूल करें। उसके बाद उस मीटिंग में आपके पास फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, बड़ा सीनियर मेंबर है, नहीं, मगर आप पहले मरियम की कन्वीनियंस पूछते हैं और फिर उसके बाद इनका कन्वीनियंस पूछते हैं। इसका क्या मतलब है? और वेरी हाई प्रोफाइल विजिट कि अमेरिका बहादुर जो है ऐसे मौके पे हाथ बढ़ा के घर से निकल रहा है उन लोगों को मिलने जो शदीद जहरीले दुश्मन हैं गवर्नमेंट के। ठीक, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब इसको कोई जरूरत नहीं थी कि ऑफिशियली जाके मरियम को मिले, प्राइवेटली जाके मरियम को मिल सकती थी, लाहौर में थी। अगर वो ये कहना चाहती थी कि मैं आपको आज प्राइवेटली आके एक विजिट, ये ऑफिशियली गई है अकम्पनीड बाय जो उसके जो लोग हैं, वो जो कॉन्सुल जनरल जो है लाहौर में। और वैसे भी ऑपोजिशन लीडर की हैसियत से वैसे भी जो शहबाज शरीफ साहब है उनसे और भी मुल्कों के लोग मिलते रहते हैं, उनकी मुलाकातें रहती हैं, तो वो शायद इतना वो नहीं था। लेकिन स्पेशली मरियम को जाके मिलना, उनका तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, तो ये एक बड़ा मीनिंगफुल है। हाँ, एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता था। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरी बात, हेलो जी सर, यस कंटिन्यू सर प्लीज। लाइन ड्रॉप हो गई है हिलाल साहब की, उनसे बात करते हैं। लेकिन इमरान साहब आपको भी ये टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। इससे पहले हम देख रहे हैं बिलावल भी अमेरिका के 2-3 चक्कर लगा चुके हैं, अमेरिका उन पे भी बड़ा मेहरबान है, बड़ी उनसे बातचीत हुई है और अब PMLN की तरफ भी उनकी काफ़ी लग रहा है इंटरेस्ट। तो ये बाकायदा मीनिंगफुल है। बिल्कुल मीनिंगफुल है। टाइमिंग जो है इसकी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। उसकी बुनियादी वजह ये देखें कि इस वक्त क्या मामला चले, अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात पहले जैसे गर्मजोश नहीं रहे, आपकी पहले जैसी उनके साथ दोस्ती नहीं रही। दूसरी बात यह कि आप कहें कि एब्सोल्युटली नॉट या वो कहें कि डू मोर या जो भी हो, उन सब चीज़ों के बावजूद अफगानिस्तान को लेके ख़ास तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अब सर्द महरी आ चुकी है। अब अमेरिका जो है ऐसे मामलात में जब ऑफिशियली इस तरह से अपोजिशन के साथ उनके लोग मुलाकातें करेंगे तो हुकूमत पे प्रेशर तो बढ़ेगा। एक तरफ तो हुकूमत पे ये बड़ा प्रेशर है और ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि जी फ़ोन भी नहीं किया, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने फ़ोन भी नहीं किया। अब तो वो छेड़ बन गई है। हाँ जी, यानी एक तरफ आप वजीर आजम की छेड़ बनाना शुरू कर गए हैं, फ़ोन ना करना, और दूसरी तरफ आप अपोजिशन वालों से खुद मिल रहे हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ, कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं और कहीं बैठ के चाय पी रहे हैं। ठीक ठीक। और घंटों उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तो उससे तासुर तो देने की कोशिश की जा रही है। और फिर तीसरी बात ये सबसे अहम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हुकूमतें दें और हुकूमतें तोड़ दें, दोनों में अमेरिका बहादुर का हमेशा नाम लिया जाता है और हमेशा ये कहा जाता है और समझा जाता है कि अमेरिका बहादुर की मर्ज़ी के बगैर ना हुकूमत यहाँ पे बन सकती है और ना हुकूमत ख़त्म हो सकती है। तो क्या ये मुलाकातें इस तरह का भी कुछ तासुर लिए हुए हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन हिलाली साहब आप भी ये समझते हैं कि अब भी वही दौर है और अब भी अमेरिका उतना ही इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट्स को बनाने में और ख़राब करने में, ख़त्म करने में, और इससे आपको यही तासुर मिल रहा है कि दैट मीन्स कि ये सब खतरे की घंटी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, अभी आपसे आपका सवाल का मैं जवाब बताता हूं, मगर मुझे लेट मी फिनिश माय पॉइंट। चलिए, ओके, कंटिन्यू। अब ये जो इसने इस किस्म का रवैया डिप्टी एम्बेसडर ने जो रखा है, ये एक सिग्नल कर रही है। हालांकि सुनिए, कब एक मिसाल दें कि एक कॉन्विक्ट को कब ऑफिशियली एक अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव उसका एजाज, उसको ऑनर किया है by going and meeting him or her. सही। A convict बिल्कुल सही। कभी नहीं।
ये एक और साइन है कि हम उनके साथ हैं जो इमरान खान के खिलाफ हैं। ठीक है। और हम परवाह नहीं करते हैं। अगर हमारा कोई इंडिकेशन देना है तो हमें कोई परवाह नहीं है। तो ये दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अब मैं समझता हूं कि ये एक मैसेज है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो में एस्टैब्लिशमेंट को कि देखिए एब्सोल्युटली नॉट के साथ हमारा कितना नफरत है, हम कितना खुल के बताना चाहते हैं कि इसके साथ नो डीलिंग्स या कम से कम डीलिंग्स। और साथ साथ इसने क्या कहा, परवेज इलाही के पास गई और परवेज इलाही के पास जाने के बाद एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है पाकिस्तान में, मगर हिंदुस्तानियों को कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप नहीं चाहिए। ये तो आप वो नायब वजीर खारजा की बात कर रहे हैं ना, जो पहले जो विजिट करके गई कुछ दिन पहले। हाँ, वेंडी शर्मन। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं। और तीसरी बात, इसको जब पूछा गया, किसको, ये डिप्टी एम्बेसडर को, लेडी को जब पूछा गया कि भाई वो $70 मिलियन जो मिशेल ओबामा ने मरियम को दिया था, वो मरियम को तोहफा नहीं दिया था, वो मरियम के पॉकेट मनी नहीं था, वो पाकिस्तान और गर्ल्स स्कूलिंग के लिए दिया था, वो किधर हैं? कोई जवाब नहीं। और ना मरियम ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता अब नैब का केसेस क्या है, लेकिन उस पे तो मजे की बात है, वो बात में करते हैं। ठीक है, चलिए हिलाली साहब, आपने अभी मेरे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया, लेकिन मैं दोबारा आती हूँ, जरा इमरान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो ऐड कर लें। हिलाली साहब जो अभी फरमा रहे थे ना, मैं समझता हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एब्सोल्युटली नॉट से खराब नहीं हुए, ये तो इससे पहले खराब हो चुके थे। अच्छा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखें कि जब अमेरिका में इलेक्शन होने वाले थे और आप खुला खुला ट्रंप की हमायत कर रहे थे, तो उनका मुखालिफ जब जीत के आए हैं तो उससे वो उनका क्या नहीं, हम कब ट्रंप की हमायत कर रहे थे? इमरान खान साहब, तो इमरान आप करने से नहीं होता, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो कर रहे थे। हमने मुझे ऐसे ही जीरो कर दिया है। नहीं, आप और मैं तो जीरो ही हैं, असल तो हुकूमत की वज़ीर आज़म की बात नहीं, जनरली वैसे एक एंटी ट्रंप सेंटिमेंट थे पाकिस्तान में। हाँ, मेरी गुजारिश सुने, वो एंटी जो ट्रंप सेंटिमेंट थे वो इमरान खान साहब और उनके साथियों की तरफ से थे। अब मामला ये है कि एक तो सॉरी इमरान खान की तरफ से नहीं थे, वो दूसरे लोगों की तरफ से थे। मामला ये है कि जब आप वहाँ पे इस तरह से करेंगे, आप ये देखें एब्सोल्युटली नॉट तो अब हुआ है, अमेरिका का तकरीबन 1.5 साल हो गया यहाँ सफ़ीर नहीं है। जब वो आपको मुस्तकिल सफ़ीर नहीं भेज रहे, तो ये भी एक तरह की इंडिकेशन होती है। लाली साहब इस बात को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं कि सफ़ीर वो नहीं भिजवा रहे प्रॉपर, तो इसीलिए कि वो आपको कोई उस तरह से घास नहीं डालना चाहिए। 2-3 और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, कि शायद उनको भी तो ये सूट करता है कि यहाँ पे कोई ऐसी ही गवर्नमेंट हो जो उनको यस कहे। अब उनके सीपैक के हवाले से जो रिजर्वेशन है कि जी चाइना इतना वहाँ पे सुपर पावर बनता जा रहा है, यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला हो, फिर वो खुद अफगानिस्तान में जो अपनी प्रेजेंस चाहते थे उसके हवाले से जो उनके पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस थी, तो उन्हें ऐसे ही बंदे चाहिए जो उन्हें यस कह सके, उन्हें लगा ये नो कहने वाला है। फिर मैं आज आपसे वही बात पूछूंगा कि या तो आप वाकई बड़ी मासूम है या जानबूझ के ऐसी बात मान लेंगे मैं मासूम ही हूं। बात ये, मुझे आप ये बताएं कि सीपैक तो वैसे ही ठप पड़ा हुआ है, आपके सामने हालात हैं कि चाइना की तरफ से भी क्या क्या उस पर बातें आ रही हैं। सीपैक पे तो उस तरह से काम हो ही नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो मुलाकात हुई है ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब से, इसमें ये चीज़ें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी ज़ेर बहस आए हैं। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक उस मुलाकात में अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती और सफारती ताल्लुकात न सिर्फ डिस्कस हुए बल्कि पाक चीन ताल्लुकात भी डिस्कस हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हुई। अब देखें, शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। अमेरिका को भी ये लग रहा है कि इस वक्त जिस तरह से इमरान खान मुतबादिल बन के सामने आए थे नवाज शरीफ का, उस तरह से हालात इस तरह के बन गए हैं कि शायद शहबाज शरीफ मुतबादिल बन चुके हैं। लेकिन वो अंदर पहले तय कर लें कि शहबाज शरीफ बनेंगे या मरियम। मैं आपसे लाली साहब काफी देर से पॉइंट आउट कुछ करना चाह रहे हैं। बात ये तो वो शहबाज शरीफ या मुतबादिल वो तय है,
उसकी तो फिर वो मरियम से क्यों मिल रहे थे? खैर मैं जरा हिलाली साहब का कमेंट ले लूं, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब, आपको क्या लगता है क्यों बार बार आके वो ऑपोजिशन से मिल रहे हैं? ये सूट करते हैं इन्हें? पहले भी ये लोगों के साथ काम कर चुके हैं अमेरिकन। देखिए, अमेरिकनों ने जब वो आई थी वेंडी शर्मन, उसने जाके आर्मी चीफ से मिली थी ना। अब डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिप्लोमेट आती है और आर्मी चीफ से मिलने की ख्वाहिश करती है, तो जाहिर है हमने कहा कि हाँ बिल्कुल, आर्मी चीफ ने कहा होगा कि भाई वो मांग रही है, अमेरिकन है, ये वो। उसके बाद निकल के क्या कहती है? कहती है कि हमारा जो रिश्ता है वो फौजियों का जो रिश्ता है, पेंटागन और इनका, वो एक बड़ा स्पेशल, आर्मी टू आर्मी अच्छा है, वो एक बड़ा डीप रिश्ता है। तो उस रिश्ते को मैं इन सो मेनी वर्ड्स कि मैं आई हूं, आई रिस्पेक्ट दैट, और मैं हम उसको नरिश करना चाहते हैं, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। आप आई हैं एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लोगों को मिलने के लिए और आप ये बात कह रही हैं, नहीं कि आप गवर्नमेंट के बारे में कहें ना। गवर्नमेंट से आने के पहले आपने कहा कि इस गवर्नमेंट के साथ तो हमारा कोई रिश्ता होना, कोई ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। नहीं कि नहीं है कि हम चाहते हैं, हो ही नहीं सकती, वो वी आर नॉट एट ऑल, वो हमारा है ही नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में लेट्स एडमिट इट, और ये छुपाने की कोई जरूरत नहीं है कि अमेरिका डिस्टिंग्विश करना चाहता है सिविल, इस वक्त के सिविलियन गवर्नमेंट और इस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट पे। वो बताना चाहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल हैं और खुला बताना चाहते हैं। और साथ साथ बाइडेन और नवाज शरीफ का ये तो बहुत ही पुराना दोस्ती है इनका। इवन पीपल्स पार्टी के साथ भी उनकी अच्छी टाइज रही हैं। और पीपल के सनम भुट्टो का जो मियां है, सनम भुट्टो का जो मियां है, वो लंदन में, वो चांडियो उसका नाम है, वो तो उसका जिगरी दोस्त है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ऑल दिस इज हैविंग एन इम्पैक्ट। ये सब चीजें आ रहे हैं इनटू प्ले, और हमारा रिलेशनशिप इस गवर्नमेंट और अमेरिका के साथ मेरे ख्याल में, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर के लिए एक प्राइड की बात है या एम्बैरेसमेंट की बात है कि अमेरिका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाह रहा? इज इट ऐसी कोई चीज़ है जिसपे वो फख्र करें, और फिर या फिर ऐसा कि कुछ है कि जो परेशानी की बात है उनके लिए? पहली बात, बिल्कुल ही परेशानी की बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आए हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पॉलिसी पे वो चल रहे हैं, और उनकी नफरत और उनकी दुश्मनी चीन के साथ प्राइम मिनिस्टर को कभी ना सिर्फ उसके साथ एसोसिएट होना, उसके साथ डिसएसोसिएट करना और उसको क्रिटिसाइज करना कि हम नहीं चाहते कि हमारे सबसे अच्छा दोस्त जो है उसके साथ अमेरिका का ये सलूक हो। और ये कहना कि सीपेक नहीं चल रहा है, बस आप अमेरिका वो चाइनीज एम्बेसडर से कभी मिल के बात करें, वो बता देगा आपको कि सीपेक का कितना इंपॉर्टेंस है और सीपेक की क्या कदर है चीन में। तो खैर, ये सब बातें जो हैं, मेरे ख्याल में हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त के दुश्मन वो शायद हमारे दुश्मन भी हैं। अच्छा, क्योंकि इमरान साहब एक एंटी अमेरिका सेंटिमेंट तो है पाकिस्तान में, तो आप समझते हैं कि अगर ये चीज़ हम डिप्लोमेटिकली देखें तो शायद हमें सुनने में अच्छी ना लगे कि कोई मुल्क हमसे नाराज़ है, लेकिन अमेरिका की जब बात हो, इंडिया की बात हो, तो लोग फिर उस गवर्नमेंट के तो क्लोज फील करते हैं खुद को कि भाई ये पाकिस्तान के हक में बात कर रहा है ना, देखा अब इसलिए देखिए एंटी अमेरिका सेंटिमेंट इसलिए है कि अमेरिका जब इंडिया को सपोर्ट करता है तो फिर लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। हर पाकिस्तानी फिर उससे नफरत करेगा कि जनाब ये तो हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है। तो दुश्मन का दुश्मन आपका दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन होता है। दुश्मन का वो एंटी चाइना भी तो है ना अमेरिका। मैं अब सुने, चाइना ने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, और अमेरिका ने हर मुश्किल वक्त में आपको धोखा दिया।
ठीक है। लिहाजा जो रिलायबल दोस्त है उस पर आपको ज्यादा डिपेंड करना चाहिए, उससे मरासम ज्यादा बेहतर करने चाहिए। तो फिर इन्हें परेशान होने की जरूरत, इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन इन्हें सी पैक पे अपना काम तेज करने की जरूरत जरूर है। और अमेरिका के चीन के जो तहफ्फुज़ात हैं उस हवाले से उनको दूर करने की जरूरत है कि अगर जो आपका एक मुखलिस दोस्त है उसको भी आप किसी वजह से नाराज ना कर बैठे। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक मरियम नवाज साहिबा ने जो मीडिया टॉक की उसमें उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की जिसपे काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा, अब इसमें मेरे दो सवाल हैं आप दोनों से और आप लोग उस पर शॉर्ट से कमेंट कर दें। एक तो ये कि क्या वाकई इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये कि जो फ़िलहाल हमें एक तनाव लग रहा है गवर्नमेंट में और जो इदारों के दरमियान तकरूरी के हवाले से, तो वो अपोजिशन के लिए वो खुशी की बात है? आपको लगता है कि दे आर हैप्पी कि उनके लिए कोई रास्ता बन सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान मैं नहीं समझता कि कभी नवाज शरीफ बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो उनसे इतनी नफरत करते हैं। ये अलग बात है, ये पूरी डिबेट है कि क्या उनको इतनी नफरत करनी चाहिए या क्या वाकई नवाज शरीफ का किरदार किस तरह का है। लेकिन इमरान खान उनसे इतनी नफरत करते हैं कि वो कभी भी नवाज शरीफ नहीं बनना चाहेंगे, पॉलिसी चाहे वो जो भी करे। ऑपोजिशन को मौजूदा सूरत हाल सूट कर रही है। दूसरा, ऑपोजिशन को मौजूदा सूरत हाल 100% सूट कर रही है। देखिए, जब उन्हें ये चलेगा पता कि हम हुकूमत जो पिछले 3-3.5 साल से एक पेज की रेट लगाई थी और उस एक पेज की रेट की वजह से कई चीज़ों से बच गई थी। अब अगर वो चीज़ें पता चल रही है कि वो खलीज पैदा हो रही है और वो एक पेज नहीं है, तो उसका अल्टीमेटली फिर फायदा तो अपोजिशन को होगा। इसलिए अपोजिशन खुश हो रही है, खुश होगी, होने दें खुश होने। ठीक है। मैं एक ब्रेक की तरफ जाना चाहती हूँ। लाल साहब, एक शॉर्ट कमेंट आप भी कर दीजिए। अपोजिशन के लिए रास्ता बनता देख रहे हैं आने वाले दिनों में? पहली बात तो यह है कि जो औरत कह सकती है कि इमरान खान नवाज शरीफ के तरह बनना कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल में वो कुछ खिसक गई है। ये सिर्फ एक खिसक गई औरत जो हो सकती है ना, वो ऐसे बात कर सकती है। दूसरी बात मेरे ख्याल में कि आपका दूसरा सवाल क्या था कि ऑपोजिशन के लिए खुश हैं कि नहीं? मैं समझता हूँ ऑपोजिशन आर ओवर द मून। इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? ठीक है। इतनी खुश होना चाहिए कि इधर के जो वजीर आजम है वो वही चाल चल रहे हैं जो उनको वो खुश होंगे उससे। ठीक है। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जाहिर है खुश होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या जन्म लेती है, कौन जो है फायदे में रहता है, कौन नुकसान में। सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं आपके नुकसान की जो आपको आने वाले दिनों में मजीद होने वाला है। हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई 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 आप सब जानते हैं, हर रोज़ ही हम ये कहते हैं कि जनाब महंगाई आज फिर बढ़ गई, आज फिर कीमतें बढ़ गई हैं। और अभी जो होशरुबा इंकशाफात हुए हैं यूटिलिटी स्टोर्स में, जिस तरह से प्राइसेस बढ़े हैं, फिर बिजली भी महंगी हुई है और सुना है कि जी 5-6 रुपए की समरी पेट्रोल की फिर से तैयार बैठी है आप लोगों के लिए, इस्तकबाल के लिए। तो वो भी फिर चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ों के ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ आप सब जान चुके हैं। वो कहते हैं जी ओवरऑल ही पूरी दुनिया में महंगाई है, उस लिहाज से हम जितना रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को दे सकते हैं वो तो हम दे रहे हैं। लेकिन अब महंगाई अगर ओवरऑल हो रही है तो उस पर बहुत सारी चीज़ों पर तो हमारा इख्तियार भी नहीं है। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि ज़ाहिर है कि जो कोविड की वजह से सूरत हाल रही है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हुकूमती मौक़िफ़ है, लेकिन गरीब ये सब बातें नहीं मानता। वो कहता है जी मुझे तो हर चीज़ महंगी मिल रही है, मैं क्या करूँ। अब ये आलमी मालियाती फ़ंड ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, इकनॉमिक ग्रोथ, वो 4% रहने की तवक्को है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जी महंगाई की शरह भी 8.5% रहेगी। लेकिन अभी जो हम रिसेंट देख रहे हैं स्टैट्स, तो वो तो कुछ 12% से भी ऊपर ही जा रहा है मामला। और इसी तरह से बेरोज़गारी की शरह भी 4.8% तक रहने की इंडिकेशन उनकी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जी, महंगाई पे क्या हुकूमत काबू कर सकेगी या फिर इसको अल्टीमेटली हमें एक्सेप्ट करना होगा कि क्योंकि ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरी वर्ल्ड में है तो हमें ये करना चाहिए। हिलाली साहब की तरफ जाती हूँ। हिलाली साहब, डू यू थिंक कि गवर्नमेंट होती तो वो कुछ बेहतर पॉलिसीज़ के साथ जो ओवरऑल एक ये महंगाई की लपेट में है पूरी दुनिया ही, उसको वो मैनेज कर सकती थी और इनसे ये मैनेज नहीं हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको 2-4 स्टैटिस्टिक्स जल्दी से बता दूं।
देखिए पैंडेमिक ने तबाह कर दिया है, पैंडेमिक ने एम्प्लॉयमेंट को तबाह कर दिया है। आप यकीन कर सकते हैं कि चीन में और हिंदुस्तान में कोयला का प्रोडक्शन तबाह हो गया है। सर्दी में चीनी लरज लेंगे अगर ये कोल प्रोडक्शन वापस नहीं आया। क्यों? लेबर नहीं है, वो सब कोरोना से डर रहे थे। इन्फ्लेशन 13 साल से ज्यादा कभी हुआ ही नहीं है। इट्स ह्यूज वर्ल्ड इन्फ्लेशन। और सप्लाई चेन, ये जो आप सुनती होंगी सप्लाई चेन, उसका मतलब ये है समीना कि टेलीफोन जो है, एप्पल बनाता है फोन चीन में, मगर कुछ कंपोनेंट्स हैं उस फोन में जो कोरिया से आते हैं, वो आ नहीं सके। जहाज नहीं चल रहे थे, लोग नहीं, पोर्टर्स नहीं थे, ट्रक्स नहीं चल रहे थे, तबाही, नो सेल्स। तो ये हुआ है सबसे बड़ा दुनिया में कोलैप्स जो हो रहा है एज वी स्पीक, और वो है रियल एस्टेट का। चीन में तबाही, माने ये लेनम, ये जो अमेरिका का थे उससे भी ज्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान में अब आप बोलेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, डॉलर का आप कीमत देखें। अब आप मुझे बताएं, डॉलर जब 170-172 है तो क्या चीज हम इंपोर्ट कर सकते हैं भाई? हमारा इंपोर्ट बिल जो 36 बिलियन है वो 50 बिलियन हो जाएगा, होना ही है। और उतना ही चीजें हम ले तो इल बी 50 बिलियन। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन इतना अब बढ़ेगा। पेट्रोल 84 बैरल 84 पे जा रहा है, आज शायद 5 रुपया बढ़ गया है पेट्रोल। 100 कितना, 137 हो गया है, 32 हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं एक ही सोल्यूशन है। अब आप पूछ रही थी क्या कर सकता थे हम, और अगर ये नहीं किया है इमरान, मेरे ख्याल में कर रहा है, मगर अगर नहीं किया है तो ये एक गलती जरूर है, और वो है समीना, हम ना टेक्निकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना हमारा सर्विस स्ट्रक्चर में कुछ है, ना हम केमिकल्स में कुछ चीज कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर। लगाओ लोगों में खैरात इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, हर आदमी को डालो एग्रीकल्चर में और प्रोड्यूस, और वो है आपका सबसे बड़ा। और इसलिए जब लोग सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, इरिगेशन की बात करते हैं, अगर आप उसको तवज्जो देते एट द राइट टाइम, अब आप एग्रीकल्चर ऐसे आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं कि यू वुड हैव मेड अप। सही है। अभी ये किया है कर भी रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं इतना किया है जितना कर सकता, कर भी रहे हैं फोकस। अब इस दफा तो मैंने सुना है कि कॉटन भी हमारी काफी अच्छी हुई है पहले की निस्बत, कोई काफी सालों के बाद, और वैसे भी हमने सुना और भी जो है चीजें। लेकिन इमरान साहब देखिए, महंगाई तो ओवरऑल ही है, फिर आप ऐसे ही बुरा भला कहते रहते हैं इस गवर्नमेंट को, ऐसे ना किया करें। नहीं, ये बात तो ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, महंगाई तो ओवरऑल ही है। तो फिर क्या करें, गरीब और सफ़ेदपोश मर जाएं? क्योंकि इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म हैं और उनका तो काम ही नहीं है महंगाई को कंट्रोल करना, उनका तो काम ही नहीं है गुड गवर्नेंस करना, उनका तो काम ही नहीं है ये। उनका तो काम है खारजा अमूर को देखना और दाखिला अमूर को देखना। तो ना खारजा अच्छा जा रहा है ना दाखिला अच्छा जा रहा है, और महंगाई उनका काम ही नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो कह रही हूँ वो बेचारे हर हफ्ते बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, एहसास प्रोग्राम, ये वाह 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 वाह, सारी कौम को एहसास प्रोग्राम पे लगा दें और लंगर पे उन्हें खाना खाएं तो सारा खुश। बात ये है, इदारा शुमारियात जो है ना, सरकारी इदारा है, मेरा या आपका इदारा नहीं है। सरकारी इदारा क्या कहता है? वो कहता है कम आमदनी वाले जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनके लिए महंगाई की शरह 14.12% तक पहुंच गई है। हफ्तावार महंगाई की शरह 12.66% तक पहुंच गई है। आज बिजली की कीमतों में फिर ₹1.68 फी यूनिट इजाफा कर दिया, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि एक महीने में दूसरी दफ़ा ये इजाफा है। पेट्रोल अभी महंगा हुआ नहीं लाली साहब, लेकिन रात तक महंगा हो जाएगा, समरी तैयार है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब उस पर बड़ा रहम खाएंगे उनके दिल में, क्योंकि बड़ा दर्द है। तो जो 10 रुपये फी लीटर की समरी गई है और 5 रुपये कुछ पैसे की, वो इतना नहीं बढ़ाएंगे रहम खाते हुए, उसको ना को 50% कम कर देंगे और कहेंगे नहीं, मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे हम तो ले पहले ही 5-6 रुपए ले रहे हैं। देखिए बात ये है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही थी,
ये तो कहते थे कि उसमें उस रिपोर्ट में जो उन्होंने कहा है कि ग्रोथ रेट, ये तो कहते थे कि 4.8 होगा, और उसमें भी है वो कहते हैं जी 4 तक होगा। यानी हर जो ये कहते थे ना वो कोई बात पूरी नहीं हुई। बात नहीं, ये तो करंट ईयर की है, वो ये जो बात कर रहे हैं 5% की, वो तो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी आप अभी तक तो ये 3.94 तो इनका अपनी भी थी। अब गुजारिश सिर्फ इतनी है कि महंगाई ने लोगों को मार दिया। और मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब को कोई चीज़ इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी उनकी हुकूमत को जितना ये महंगाई पहुंचाएगी। सफ़ेद पोश आदमी, तनख्वाहदार तबका इतना मजबूर हो गया है कि ना उससे बच्चों की फीसें दी जा सकती हैं, ना उससे घर में रोटी का खर्चा पूरा होता है, ना वो बिल दे पा रहा है। और अब एक तजवीज़ ये भी है सुने लाली साहब के जो 300 यूनिट तक सब्सिडी थी बिजली की, वो भी सुना है कि अब कम करके 200 यूनिट तक की जा रही है। अब मुझे आप ये बताएं कि 200 यूनिट, जो बंदा एक पंखा, एक बल्ब, चलिए हमने बिजली की बात की, जरा सुन लें हमाद अजहर ने क्या जस्टिफिकेशन दी इस हवाले से। सुन लें जी, वज़ीर तवानाई हमारा कहते हैं। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से, और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज किया है वो 1 रुपया 39 पैसे का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज कर रहे हैं। ये बेसिकली नेपरा 3.5 रुपये के करीब बढ़ाना चाहता था मार्च में, लेकिन हमने उस वक्त 1 रुपया 95 पैसे बढ़ाया और अब हम 1 रुपया 39 पैसे बढ़ा रहे हैं। ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, लाइफलाइन कंज्यूमर्स, 200 से यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले या 100 से 50, उन पे ये लागू नहीं होएगा। जी इमरान साहब, जस्टिफाइड है? देखिए क्या जस्टिफाइड है वो, आप उनकी महंगाई को कैसे जस्टिफाइड करेंगे? बिल्कुल जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। खुदा का वास्ता आवाम पे कोई रहम खाएं। आप 3.5 साल 3.25 साल के बाद भी कह रहे हैं पिछली हुकूमत मुआहदा तो उन्होंने किया हुआ है ना, तो आप मुआहदे खत्म कर दें। लो ऐसे थोड़ी होता है, इंटरनेशनल मुआहदे ऐसे होता है। फिर तो कोई मुआहदा करेगा ही नहीं आइंदा हमारे साथ। सुन लेना, फिर यही बात है ना, आप ऐसे ठोस इकदाम तो करें ना, कहीं तो रिलीफ दे दें। मैं लाली साहब से पूछती हूँ, लाली साहब ये तो फिर इस तरह तो कोई मुआहदे ही नहीं करेगा अगर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही होगी पिछले मुआहदों की। समीना, बात असल ये है कि एक हमारा सबसे बड़ा कर्ज है जो हमें ख़त्म कर दिया है, और वो कर्ज है सर्कुलर डेट। मैं तो समझता हूँ इसका नाम होना चाहिए सर्कुलर डेथ। इसलिए, और ये इमरान खान का कोई इसमें हाथ ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? जिन लोगों ने ये एग्रीमेंट्स किया था, इन्होंने ना सिर्फ गलती की, ना सिर्फ करप्शन किया, ना सिर्फ बैड एडवाइस, इन्होंने गुनाह किया है। और इस गुनाह का मेरे ख्याल में सजाए मौत होना चाहिए, इसलिए कि आज हम कर्ज दे रहे हैं कर्ज देने के लिए, और सिर्फ सर्कुलर डेट। अगर ये नहीं होता, ये वी वुडंट हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम। तो किसने किया? किसने पैसे बनाए? उस पैसे से किधर खर्चा? कौन से फ्लैट्स और कौन से घर लिए गए हैं? उनको देखें, उनको पकड़ें, खुदा के लिए उनको पकड़ें। ये गुनाह किया है उन्होंने इस मुल्क के साथ। इन्होंने हमारा फ्यूचर को कंडेम कर दिया है। अब आप खुद मुझे बताएं, ये क्या कसूर है इमरान खान का? इट्स नॉट हिज फॉल्ट भाई, मान जाओ। लाली साहब, और बड़ी चीज है ये। हाँ, लाली साहब, खालिद मंसूर साहब हैं जो सीपैक पे एडवाइजर हैं, वो तो इन मुआहदों को डिफेंड करते हैं। बात ये है कि वो कहते हैं कि जब ये बात आप समझें कि बिजली तो बननी थी, उस वक्त ज़रूरत थी। अगर 5.8 ही आपका ग्रोथ रेट रहता या बढ़ता तो ये बिजली इतनी आपकी इस्तेमाल होती जाती। जब अब इकोनॉमी इतनी घिर गई है, हालात इतने बुरे हो गए हैं कि उतना इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो आपको बगैर इस्तेमाल के भी ज्यादा। लेकिन कारखाने तो बहुत चल रहे हैं, पावर लूम्स इस वक्त 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको जी लाल साहब, इमरान, आपको याद होगा, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको याद होगा कि हम जब बातें कर रहे थे, मैंने आपको वो वाकया बताया था जिधर मुझे खुद जाना पड़ा बात करने तुर्की के साथ, कि ये जो रोड हम जो बनाए हैं ये बड़ा महंगा बना था, मगर उसके अलावा, महंगाई के अलावा, अब तो वो प्रूफ हो रहा है कि बहुत ही महंगा बना था, मगर उसके अलावा उसकी उस वक्त ज़रूरत नहीं थी।
माने कि वर्ल्ड बैंक का एक खत, अगर मुझे वो खत का कॉपी नहीं है मगर मुझे याद है वो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे दिखाया, उस खत में लिखा हुआ था कि आपने जो पेशावर इस्लामाबाद हाईवे बनाया है इतना जबरदस्त और डबल और ये वो, उस मोटरवे उसका जरूरत नहीं था 1995 में, उसका जरूरत आपको होता 2013 में, इसलिए कि ट्रैफिक 8% बढ़ रहा था हर साल। अब यू सी इमरान, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आपके पास जो पैसे आए आप उन चीजों में खर्च करें जिधर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा फौरन। अब आपने ये बिजली के घर लिए, माफ करिए, मैं जानता हूं कि इनमें, मैं तो बैठा हुआ था उसी शहर में, इनमें रिश्वत भी मिली है, और मैं समझता हूं ये इसलिए बनाई गई थी कि रिश्वत जो उनको मिल रहा था वो था उनका अट्रैक्शन। ये दूसरी बात है कि बाद में मोटरवेज पे भी ये बात भी सामने आई है कि 100 किलोमीटर आई गेस के वो रास्ता भी उन्होंने ज्यादा लंबा बनाया, ज्यादा लंबा रास्ता बनाया। हिलाली साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि इन 3 सालों में इन्होंने इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए कौन सा, कोई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर कोई इकनॉमिक जोन था जहाँ पे इन्होंने बड़ा कोई काम किया हो? बात ये है कि ये पिछले, मैं तो कहता हूँ पिछले तो चोर डाकू लुटेरे थे, उन्होंने सिर्फ अपना मफाद का सोचा, उन्होंने तो किक बैक्स का सोचा, लेकिन ये भी कोई तो ऐसा काम कर देते ना जिससे ये पता चलता कि वाकई इन्होंने भी कुछ किया है। ये भी सिर्फ बातें ही करनी है और पिछलों की सिर्फ बुराइयां ही करनी है, ना उनसे आप कुछ लूटा हुआ वापस ले सके, ना कुछ और कर सके, अब तो इम्कान भी नहीं है सिर्फ बातें ही बातें। मेरा तो नुक्ता एतराज सिर्फ ये है कि आप जरूर उन पे तनकीद करें, लेकिन उन चोर लुटेरों से, डाकुओं से कुछ वापस ले लें। हिलाली साहब चलें, ये तो बात हम मानी जा सकती है कि बहुत सारी चीजों के ऐसे आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो आज हम उनको, इमरान खान को जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन फिर वो उनको भी तो पकड़ते हैं ना कि जो उन चीजों के जिम्मेदार थे एक्चुअल। यस, और देखो समीना, बात असल ये है कि हमारे पास एक कानून था ये नैब का जो हम ठीक तरीके से नहीं इस्तेमाल कर सके। चलिए इमरान भी नहीं ठीक तरीके से कर सका और पहले प्रीवियस गवर्नमेंट्स में नहीं किया, मगर अब हमने ये किया है कि वो कानून को हम रद्द कर दिए। और अब कैन यू इमेजिन, बिजनेसमैन को आपने अब इजाजत दे दिया है कि तुम जाके FBR के साथ उनको मना लो और तुम्हारा टैक्स रिटर्न और ये वो जो गलत था भाई, वो तो ये चीख रहे थे, वो तो एक एक के साथ ऐसा ही होता है ना उनका और इनका क्या जबरदस्त एसोसिएशन है। द बिजनेसमैन इन पाकिस्तान, दे आर वाइल्डली हैप्पी नाउ। बिल्कुल ठीक है, तो ये सूरत हाल है जनाब। अब ये नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर तो हम डिटेल में भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन किससे फ़ायदा उठाएगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इमरान साहब, फिर ये अभी मजीद हालिया लहर जो है ये महंगाई की तेज़ होगी या थोड़ा सा आपको लगता है कि आगे चल के बेहतर सूरत हाल हो जाएगी? नहीं जी, हुकूमत के जो रवैया हुकूमत का और जो इक़दामात है, मुझे लगता है कि अल्लाह ये कुछ रहम करे तो कुछ हो जाए, नहीं तो मुझे तो महंगाई मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब आप बिजली महंगी करेंगे, पेट्रोल महंगा करेंगे तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होगी। ठीक है, तो इसका एक हल ये भी है कि लोगों की इनकम में ही इजाफा कर दिया जाए ताकि वो इस महंगाई का मुकाबला करें। आज एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, वापस आते हैं तो बात करते हैं कि मुकाबला तो करना है ज़रूरी सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज़ का भी, और उसके लिए कुछ रेगुलेशन के लिए कुछ रूल्स लाए गए हैं और वो रूल्स क्या हैं उस पर डिटेल में बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने कुछ सोशल मीडिया रूल्स बना दिए हैं और उसके तहत ये तय कर लिया गया है कि जनाब कोई मनफी बातचीत नहीं होगी, ज़ातियात पर बातचीत नहीं होगी, फहश मवाद जो है वो नहीं ऊपर डाला जा सकेगा ये सोशल मीडिया पर, और इसके साथ साथ जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा। और जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान के लिए अपने अफसर भी तैनात करेंगी। तो ये सारी सूरत हाल है, और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें जिसमें बेसिकली जो एथिक्स हैं उनको सामने रख के कुछ उन्हें गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन सवाल वही कि कवानीन तो अच्छे से अच्छे बनाए जा सकते हैं, क्या उस पर अमल दरामद करवाना मुमकिन है या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। पहले हिलाली साहब का कमेंट लेती हूँ। हिलाली साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये जो कवानीन है, सुनने में तो कोई भी इनको नहीं गलत कहेगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करेगा कौन, कैसे करवाएगी गवर्नमेंट, और कौन इसका तयन करेगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है और ना मैं समझ सकता हूं कि ये कर सकते हैं।
समीरा, बात असल ये है कि हर चीज में एक कानून, हर चीज के लिए एक कानून लगा जाते हैं। कोई एक कॉमन सेंस एक चीज होता है, अपना प्राइवेट कॉन्शियंस एक चीज होता है, वैल्यू सिस्टम एक चीज होते हैं। हर चीज के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। कौन कहता है कि एक से एक लंबा 10 पैराग्राफ्स हो और वो कहें कि भी नहीं देखनी चाहिए, दिखाना चाहिए? कौन कहता है दिखाना चाहिए? ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी। आता है तो पकड़ो, मगर सजा दो। वो सजा भी नहीं देंगे। यू नो, आई एम वेरी सॉरी। मैं समझता हूँ ये सेंसरशिप इस मुल्क में हो रहा है। आस्ते 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 हर चीज को लेजिस्लेट करता है, कोई नहीं मानता है। और 2000 तरीके हैं कि वो मटेरियल को जो नहीं अपलोड करना चाहिए वो फिर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते तो इससे बेहतर है कानून ही ना बनाएं ताकि कम से कम ये तो कोई कह सके कि कोई कानून ही नहीं है। लेकिन इमरान साहब, आपको लगता है कि जो इन्होंने वो बनाना था, क्या नाम है, PMDA, ये उसी को थोड़ा मिनिमाइज कर दिया गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा बेग लगाम घोड़ा बन चुका है कि जो जिसका जब दिल चाहता है, जिसकी दिल चाहता है, इज्जत उछाल देता है, पगड़ी उछाल देता है। और हर गुजरते दिन के साथ साथ इसकी सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो रही है। यहाँ पे जाली खबरें भी चलाई जाती हैं, अजीबोगरीब तबसरे भी किए जाते हैं, और कोई ऐसा काम नहीं जो यहाँ पे ना किया जाता हो, जो कि नहीं होना चाहिए। हर काबिल इतराज़ और काम यहाँ पे हो रहा है और बांगे दखल हो रहा है। इस पे ज़रूर कोई ना कोई रुकावट होनी चाहिए। लेकिन बात वही है जो लाली साहब ने की है कि आप कानून जितने मर्जी बनाते जाएं, हर चीज़ के लिए कानून बना दें। क्या आप वो कवानीन बना के वाकई सेंसरशिप लाना चाहते हैं? मैं समझता हूँ जी बिल्कुल ये सेंसरशिप भी लाना चाहते हैं। क्यों कि अगर आप सेंसरशिप नहीं लाना चाहते तो आप सिर्फ एक जो कॉमन सेंस की हिलाली साहब ने बात की, कॉमन सेंस ही तो हिलाली साहब यहाँ पे कॉमन नहीं रही। असल तो प्रॉब्लम ही ये है। आप मुझे ये देखें कि यहाँ पे जो जिस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है या जिस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, आयशा इकराम वाला आप देख लें सर, वो क्या से क्या निकल आया है। जो वो वाकया था मीनारे पाकिस्तान वाला, वो कुछ का कुछ ही निकल आया। फिर ये भी रेहाम खान ने माफी मांगी है। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर ही जुल्फी बुखारी पे वो सारे इल्जामात लगाए थे और वो बाद में उन्होंने फिर बात ये है कि ये मैं तो समझता हूँ इन कवानीन के बाद होगा क्या, सिर्फ ये होगा कि जिस सियासी लीडर को, जिस सियासी रहनुमा को, जिस वजीर को अपने खिलाफ तनकीद पसंद नहीं आएगी, वो कहेगा पकड़ो इसको अंदर कर दो। गरीब आदमी उसी तरह पिसता रहेगा, उसके खिलाफ आप जो मर्जी कर दें, उसकी नस्लों पे आप तनकीद करते रहें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप FIA साइबर क्राइम जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे पास लोड ही बड़ा। बल्कि हिलाली साहब, नए कानून बनाने के बजाय जो हमारा हत्या के इज्जत का, डिफेमेशन का कानून है, उसको अगर तगड़ा किया जाए तो वो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जैसे अब ये रेहाम खान को बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ी है जुल्फी बुखारी से, ये आपने देखी होगी स्टोरी। तो अगर वो देखे ना, वहाँ पे लॉ सख्त है, लॉ तो वही है ना जो यहाँ पे भी है डेफेमेशन का, लेकिन यहाँ पे हमने कभी सुना ही नहीं कि किसी को इस कानून के तहत कोई सज़ा मिली हो या किसी ने कोई पैसे दिए हों। बड़ा, ये बिल्कुल सही कह रही हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो इमरान ने कहा है वो साइबर क्राइम के बारे में, मैं उसको एक्सपैंड करके कहना चाहता हूँ, यूर राइट। और मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि जब मेरे पैसे बाय फ्रॉड मेरा क्रेडिट कार्ड को ऑपरेट करके कुछ लाख पैसे ले गए और मैं फिर गया और बहुत सारा, फिर फाइनली मैं साइबर क्राइम के पास गया, रिपोर्ट किया। आप यकीन करेंगे कि साइबर क्राइम वाले कहते हैं कि सर वो बात असल ये है कि वो जो आदमी है, वो जो काम किया है, इट्स ऑल डन ऑन द फोन, उसके बारे में सबको पता है, मगर हम जो हैं कराची से पंजाब जब जाते हैं पकड़ने के लिए, तो हमारा रेगुलेशन और रूल ये है कि हम उनके खिलाफ पकड़ नहीं सकते उनको जब तक हम लोकल पुलिस को ना बताएं। और जब हम लोकल पुलिस को बताते हैं, वो बता देते हैं वो जो चोर है, इसलिए कि वो मिले हुए हैं। तो आपका कभी पैसे या आपको मिलेगा ही नहीं है। इट्स अ ह्यूज बिजनेस। मैंने कहा अच्छा तो आप कभी रेट पे गई हैं? कहता है कि सर मैं तो पिस्तौल भी नहीं चला सकता, मुझे तो ट्रेनिंग ही नहीं मिलती है, पैसे नहीं है डिपार्टमेंट में कि हमें फायरिंग प्रैक्टिस। आखिरी बात, सो पैथेटिक। कानून सख्त होने की बात नहीं है, उस पे अमल दरामद सख्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नए कानून आप चाहे ना बनाएं या बल्कि बहरहाल जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको सख्त भी करें और उन पर अमल दरामद भी करवाएं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पॉइंट के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।